दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक है। इसे प्रारंभ से अंत तक कई एक दृश्यों में आप अवश्य सुनेंगे। बात उस समय की है जब विक्रम नगर में त्रिभुवन सिंह नाम का राजा राज्य करता था। विक्रम नगर का महामंत्री शेर सिंह था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बहन थी अचला। वह चाहता था कि अचला का पुत्र ही विक्रम नगर का राजा बने। इसी कारण उसने बड़ी चालाकी और कोशिश के बाद राजा को अचला से शादी करने पर राजी कर लिया। राजा ने अचला से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे अचला की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह दास दासियों पर हरदम नाराज रहती थी। जरा जरा सी बात पर उसे क्रोध आते देर न लगती थी। हमदर्दी और दया का तो उसमें नामो निशान ही नहीं था। शादी के 1 वर्ष बाद रानी अचला के एक पुत्र पैदा हुआ। वह काफी सुंदर और सुडौल था, लेकिन उसकी आंखें तोते जैसी थी। उसके पैदा होते ही राजज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि वह लड़का अत्यंत स्वार्थी तथा क्रूर तबीयत का होगा। रानी अचला ने एक अपने बच्चे के बारे में राज ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनी तो जल भूनकर राख हो गई और उसे बदला लेने की योजना बनाने लगी। थोड़े दिनों के में राजा त्रिभुवन शिकार पर गया। जंगल में बहुत दूर तक कहीं भी शेर न मिला। राजा शेर का शिकार करना चाहता था। वह जंगल में आगे बढ़ता गया, चला गया। जंगल घना होता गया, लेकिन राजा को शिकार फिर भी न मिला। राजा वहां वीर जहां था वहीं हठी भी बहुत था। फिर शिकार पर निकला भी बहुत समय बाद था, इसलिए उसके हाथ खाली लौटना अच्छा न लगा। सायंकाल का समय था। राजा ने अपने सिपाहियों सहित जंगल में पड़ाव डाला हुआ था। पास से एक नाला बह रहा था जो टेढ़ा मेढ़ा होकर गहरे झुरमुटों की ओर चला गया था। राजा एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी कमान ठीक कर रहा था। तभी उसे एक झुरमुट के हिलने की आवाज आई। फिर उसे ऐसी आवाज आई जैसे झुरमुट के पीछे नाले में कोई जानवर पानी पी रहा हो। उसने तत्काल कमान पर तीर साधा और निशाना साध कर उसे छोड़ दिया। तीर सनसनाहट के साथ झुरमुट में घुस गया। तभी हाय मरा की तेज चीख गूंज उठी। राजा ने जो आदमी की चीख सुनी तो घबरा उठा और दौड़कर झुरमुट की ओर घुस गया। सारे सिपाही भी उधर ही दौड़े। नाले के किनारे पर जाकर राजा ने जो यह दृश्य देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। खेद और तीर छोड़ने के पछतावे से उसका माथा पसीने से भर गया। उसने जो तीर छोड़ा था वह एक बुढ़े को जाकर लगा था। बुढ़े का शरीर छटपटा रहा था। राजा ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे क्षमा मांगने लगा। बुढ़े की हालत देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। तभी थोड़ी दूर पर बनी झोपड़ी में से भागी भागी एक लड़की आई और बापू बापू चीखकर बुढ़े की छाती पर जा चिपटी। तीर बुढ़े के कलेजे में लगा था, लेकिन अभी वह होश में था। लड़की उसके सीने से चिपटी फुट फुट कर रो रही थी। राजा ने देखा उसका अंत निकट था। उसने बुढ़े के पैर पकड़ लिए और बोले, बाबा, मैं विक्रम नगर का राजा त्रिभुवन हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। शिकार के धोखे में तीर आपको आ लगा है। बुढ़े ने आंखें खोली, फिर राजा त्रिभुवन की ओर देखा। बोला, मेरी तो आयु पूरी हो चुकी है। 80 वर्ष का शरीर चलता भी कब तक? एक दिन तो समाप्त होना ही था। फिर होने को कौन टाल सकता है? मुझे तो अब अपनी बेटी की चिंता है। इसका मेरे पीछे कोई नहीं है। इसकी देखरेख कौन करेगा? राजा ने लड़की की ओर निगाह उठाई तो अवाक रह गया। वह अत्यंत रूपवती थी। उसकी मोटी मोटी आंखों से झरते आंसू सीप में से गिरते मोती जैसे लग रहे थे। वह नवज्योति थी। उसका सारा शरीर संगमरमर जैसा लग रहा था। एक ही दृष्टि में राजा उस पर मुग्ध हो गया। राजा ने बुढ़े के चरण पकड़ लिए और विनती भाव से बोला, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इससे विवाह करके इसे रानी बनाने को तैयार हूं। राजा की बात सुन बुढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर राजा के हाथ में दे दिया और फिर उन दोनों के हाथ पकड़कर कलेजे से लगा लिया। वह अति आनंदित होकर बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी बेटी का हाथ एक राजा के हाथ में दे दिया, उसे रानी बना दिया। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना कहते कहते ही उसने दम तोड़ दिया। सिपाहियों ने बुढ़े को ऊपर सफेद चादर डाल दी और राजा की आज्ञा अनुसार उसकी लाश को सम्मानपूर्वक एक रथ में लाकर रख दिया। राजा ने बिलख बिलख कर रोती हुई उसकी बेटी को सांत्वना दी। विक्रम नगर पहुंचकर राजा ने राजकीय सम्मान के साथ बुढ़े का दाह संस्कार किया। 11 दिन तक शोक मनाने के पश्चात उसने उसकी लड़की के साथ धूमधाम से विवाह कर लिया। अब वह विक्रम नगर की छोटी रानी हो गई। नाम था उसका करुणा। केवल नाम ही करुणा नहीं था,
वरन वह वास्तव में ही कर्मा की मूर्ति थी। जिस स्थान पर कर्मा के पिता का दाह संस्कार किया गया था, वहां राजा ने एक छोटी सी यादगार बनवाकर बाग लगवा दिया। कर्मा प्रतिदिन वहां जाती थी तथा जल चढ़ाकर आ जाती थी। कुछ दिनों में उसकी यादगार के स्थान पर एक पौधा उगाया जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। रानी अचला को न तो राजा का कर्मा से विवाह करना अच्छा लगा और न कर्मा के पिता का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार करना ही भाया। वह इतने कर्मा से हरदम चिढ़ी चिढ़ी सी रहती थी। कर्मा के सौंदर्य और व्यवहार के कारण राजा त्रिभुवन राजकाज के बाद सारा समय उसी के पास बिताता था। कुछ ही दिनों के बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। रानी अचला को जब यह बात मालूम हो गई तो उसे और भी अधिक जलन होने लगी। वह रात दिन इसी चिंता में रहने लगी कि कर्मा को किसी तरह जान से मार दिया जाए। उसने अपने भाई शेर सिंह से इस बारे में सलाह की, लेकिन कोई तरकीब सूझ नहीं पाई। संयोग से विक्रम नगर पर शत्रु ने हमला कर दिया। राजा को युद्ध करने जाना पड़ा। राजा राज्य का सारा भार महामंत्री शेर सिंह के ऊपर छोड़ गया और हिदायत दी कि रानी कर्मा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा उसके बच्चा होने की सूचना राजा के पास तत्काल पहुंचाई जाए। दोस्तों, इसका अगला भाग हम अगली कड़ी में आपको सुनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।